दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। जी आपको बता दें कि देश को मिली पहली कोरोना वैक्सीन। अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है टीकाकरण अभियान। जी हम बात करें, कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को नए साल के पहले दिन बड़ी सौगात मिली। अब देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिलने की औपचारिकता भर रह गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की कोरोना पर विषय विशेषज्ञ समिति SEC ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड शील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि अंतिम मंजूरी के लिए इसे देश के दवा महानियंत्रक DCGI VG सोमानी के पास भेजा जाएगा, जो कभी भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन को भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII कोविड शील्ड के नाम से तैयार कर रही है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें किसान नेताओं की चेतावनी। 4 जनवरी की बैठक में नहीं मिला हल तो बंद करेंगे मॉल और पेट्रोल पंप। जी हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 1 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। इस बीच किसानों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर 4 जनवरी को सरकार के साथ बैठक गतिरोध खत्म करने में विफल रही तो हम हरियाणा में सभी मॉल, पेट्रोल पंप बंद करने की तारीखों की घोषणा करेंगे। वहीं स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि बैठक में हल नहीं निकला तो 6 तारीख को मार्च निकाला जाएगा। शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार किसानों को हल्के में ले रही है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटाने में सरकार सक्षम थी और वे हमारे साथ भी ऐसा ही करने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। हरियाणा किसान नेता विकास सिसर ने कहा कि 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक में कोई हल नहीं निकला तो निजी पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी पेट्रोल पंप और मॉल बंद रहेंगे। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना का कहर। रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा नए केस मिले। अमेरिका और फ्रांस में मिले नए स्ट्रेन के मामले। जी हम बात कर रहे हैं, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद महामारी का कहर बढ़ गया है। इस देश में बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं और 964 पीड़ितों की जान गई है। इस यूरोपीय देश में महामारी शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में नए मामले मिले हैं। और वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया और कोलोराडो के बाद अब फ्लोरिडा प्रांत में कोरोना की नई स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। यही नहीं, रूस में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। ब्रिटेन में गुरुवार को जारी ताजा डाटा के अनुसार देश भर में बीते 24 घंटे के दौरान 55,892 नए संक्रमित पाए गए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब 50,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि की गई है। इससे देश में पीड़ितों की कुल संख्या 24,88,000 से अधिक हो गई है। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें, शिवसेना ने उर्दू में छपवाया नए साल का कैलेंडर। बीजेपी ने शिवसेना के हिंदुत्व पर उठाया सवाल। जी हम बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर शिवसेना पर निशाना साधा है। शिवसेना के पूर्व भगवा सहयोगी का ताजा हमला उर्दू में प्रकाशित एक नए साल के कैलेंडर के ऊपर है। बीजेपी ने एक बार फिर शिवसेना पर अपना हिंदुत्व एजेंडा छोड़ने और मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने का आरोप लगाया है। ताजा आरोप शिवसेना की युवा शाखा द्वारा प्रकाशित एक उर्दू कैलेंडर को लेकर किया गया है। कैलेंडर शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना की वडाला शाखा द्वारा प्रकाशित किया गया था। उर्दू कैलेंडर में बाला साहब ठाकरे को जनाब बाला साहब ठाकरे के रूप में संदर्भित किया गया है। आपको बता दें, शिवसेना पर हमला करते हुए भाजपा विधायक और प्रवक्ता अतुल भातखलकर ने कहा कि शिवसेना औरंगाबाद को संभाजी नगर का नाम बदलने में विफल रही होगी, जैसा कि बाला साहब ठाकरे ने प्रस्तावित किया था। यह हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को जनाब बाला साहब ठाकरे के रूप में फिर से खड़ा करने में कामयाब रहा है। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड सरकार को बहस का चैलेंज। केजरीवाल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर करे चर्चा।
जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड सरकार को एक खत लिखकर केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर खुली बहस करने की चुनौती दी है। उत्तराखंड सरकार के शहरी एवं आवास मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक को चिट्ठी लिखकर उन्होंने 4 जनवरी को देहरादून में और 6 जनवरी को दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का चैलेंज दिया है। इस चिट्ठी में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीरो वर्क सीएम कहकर भी तंज कसा है। उत्तराखंड सरकार के शहरी और आवास मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक को लिखे खत में दिल्ली के डिप्टी सीएम ने उन्हें मीडिया में दिए उनके किसी बयान का हवाला देकर बहस करने की चुनौती दी है। मजे की बात है कि सिसोदिया का दावा है कि रावत सरकार के किसी 5 कार्य गिनाने की उनकी चुनौती पर कौशिक ने 20 जनवरी 2020 को दावा किया था कि वो चाहे तो अपनी सरकार के 100 काम गिनवा सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सिसोदिया ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के नाते ये आधिकारिक चिट्ठी लिखी है, लेकिन इसमें तारीख को लेकर गलती नजर आ रही है क्योंकि इसमें 1 साल पुरानी तारीख का जिक्र है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में यूपी को हम पुरस्कार। सीएम योगी ने कहा पूरा होगा सबके अपना घर का सपना। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार का अपना घर का सपना साकार करने के लिए सतत प्रयासरत है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नवीनतम तकनीक आधारित लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। ये तकनीक समय की मांग है। ये सौभाग्य है कि नवीनतम तकनीक आधारित इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश का भी चयन हुआ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सबके लिए आवास का सपना जरूर पूरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंतर्गत राजधानी लखनऊ के अवध विहार योजना में शहरी गरीबों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 17,58,000 परिवारों के अपना घर का सपना साकार हुआ है। इनमें करीब 10.58 लाख आवास निर्माणाधीन है, जबकि शेष पूर्ण हो चुके हैं। ये क्रमता सतत जारी रहेगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्यूज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली खबर आ रही है बिहार से, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों को हम रोजगार मुहैया कराएंगे। जी हम बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी नौकरी गंवाई है उन्हें एक बार फिर से आर्थिक रूप से स्थिर बनाने की सरकार कवायद कर रही है। जो लोग संकट काल में अपनी नौकरी गंवाकर घर लौटे हैं उनके लिए सरकार प्रयास कर रही है। चंपारण जिले में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि ये हमारा संकल्प रहा है कि जिन लोगों का रोजगार गया है उन्हें आजीविका मुहैया कराई जाए और एक बार फिर से उन्हें प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर ना होना पड़े। नीतीश कुमार ने कहा कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों का रोजगार गया है उन्हें हम आजीविका मुहैया कराएं, लेकिन अगर कोई फिर भी प्रदेश छोड़कर जाना चाहता है तो ये उसकी व्यक्तिगत पसंद होगी। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। आपको बता दें कि मोहन भागवत बोले, गांधी ने कहा था कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। ओवैसी ने पूछा गोडसे को लेकर क्या ख्याल है। जी हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू है तब वह देशभक्त होगा और ये उसका बुनियादी चरित्र और प्रकृति है। संघ प्रमुख ने महात्मा गांधी के उस कथन का जिक्र करते हुए ये बात कही जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से जुड़ी है। जी आपको बता दें कि भागवत के बयान के बाद एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पूछा कि गोडसे को लेकर आपके क्या ख्याल है। उन्होंने कहा, क्या भागवत जवाब देंगे गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में, नल्ली नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में, 1984 के सिख विरोधी और 2002 के गुजरात नरसंहार के बारे में। उन्होंने आगे कहा, यह युक्ति संगत है कि बिना धर्म में भेदभाव के अधिकतर भारतीय देशभक्त हैं। ये सिर्फ आरएसएस की बेतुकी विचारधारा हो सकती है कि एक धर्म के लोग को ऑटोमेटिकली देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जबकि अन्य को अपना जीवन ये साबित करने में लगाना पड़ता है, यहां तक कि उन्हें अपने भारतीय कहने में।
और दोस्तों एक और खबर आ रही है जो कि कंगना रनौत को लेकर आया। आपको बता दें कि क्या कंगना रनौत के फ्लैट पर फिर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट से लगा झटका। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को शुक्रवार को मुंबई के एक कोर्ट से झटका लगा है। कंगना के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से मुंबई नगर निगम को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए यहां एक दीवानी कोर्ट ने टिप्पणी की कि रनौत ने अपने 3 फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया है। उपनगर डिंडोशी में एक अदालत ने रनौत द्वारा पिछले सप्ताह दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ। जस्टिस LS चौहान ने आदेश में कहा कि रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर अपने 3 फ्लैटों को मिला लिया है। जज ने कहा कि ऐसा करते हुए उन्होंने संघ एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया। कोर्ट ने कहा यह स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्ति जब्त की। क्या है पूरा मामला? जी आपको बताते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी कहे जाने वाले प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। प्रवीण राउत ही वो शख्स हैं जिनकी पत्नी के खाते में 55 लाख रुपए कथित तौर पर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में गए हैं और जिसे लेकर वर्षा राउत को 5 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। वर्षा राउत को 43,000 करोड़ रुपए के 4300 करोड़ रुपए के पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 जनवरी को पूछताछ के फिर से नोटिस दिया गया है। वर्षा को तीसरी बार समन जारी किया गया था लेकिन पेश नहीं हुई। ईडी वर्षा से कम 3 साझेदार कंपनियों के साथ उनके कारोबारी सौदेबाजी के बारे में पूछताछ करना चाहती है। प्रवीण राउत और उनकी पत्नी माधुरी से ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है और उनका बयान दर्ज किए जा चुके हैं। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। जल्द AICC अधिवेशन बुलाने के मिले संकेत। जी आपको बता दें कि सियासी चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस एक साल नए अध्यक्ष की तलाश पूरी कर लेगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही पार्टी के अंदर अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान करने की तैयारी हो रही है। अध्यक्ष के साथ कांग्रेस कार्य समिति CWC के लिए चुनाव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC का अधिवेशन जल्द बुलाने की तैयारी इसका पुख्ता संकेत है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में आज सोने और चांदी का भाव। जी आपको बता दें कि सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट। जाने क्या रह गए हैं रेट। जी आपको बता दें कि नए कैलेंडर वर्ष 2021 के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने एवं चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को सोने का दाम 20 रुपए की गिरावट के साथ 39,678 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। इससे पिछले सत्र में यानी गुरुवार को सोने का भाव 39,698 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। सिक्योरिटीज ने जानकारी दी है कि चांदी की कीमत में भी 404 रुपए की गिरावट के साथ 67,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। इसके पिछले सत्र में चांदी की कीमत 67,924 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। और दोस्तों अब जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में अभी नहीं मिलेगी भीषण ठंड से राहत। अगले 2 दिन शीतलहर की चेतावनी। जी हम बात कर रहे हैं कि साल के पहले दिन की शुरुआत राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह घने कोहरे के बीच हुई। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज सुबह से ही कोहरा घना रहा है। बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ इलाके में घने कोहरे से दबे रहे हैं। रविवार तक मौसम के हालात ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।